Yes, my dear, it's being recorded. Thank you for reminding. तो यहाँ पे लेंसेज के अंदर आपके पास जो मेजर चंक होता है ना, इट्स बेसिकली ऑन द आइडिया ऑफ योर फोकल लेंथ. बहुत सारे सवाल आपके फोकल लेंथ पे, तो मैं बेसिक सी कुछ चीजें हैं जो हाईलाइट करता हुआ चलता हूँ ताकि फिर इसके क्वेश्चंस पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करें. यू generally have, मेरे बच्चे, two different type of lenses. You have the converging lenses and you have the diverging lenses. ना, converging lenses are basically दो जिसमें light rays एक जगह पे आके converge होती हैं, join होती हैं. Hence you call it a converging lens. Technical terms में इनको convex lens भी कहा जाता है. दूसरे आपके पास होते हैं diverging lenses, जिनका काम होता है light rays को diverge करना, फैलाना. ठीक है, अब वो किस तरह होती हैं, क्यों होती हैं, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल के पेपर में यानी एटीपी के पेपर में हमसे नहीं पूछा जाता, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर इसका भी जो रीजन होता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बेसिक उसमें पढ़े तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही आपके पास ये वाला फिनोमेना जो है वो हो. तो बेस्ड ऑन योर लेंस आपके पास कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंसेज आ जाते हैं. दो बेसिक कैटेगरीज है, लाइट रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट और लाइट रेज डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट. सही, जनरली ये दो बातें. अच्छा, अब कुछ टर्म्स थी जो मैं रिकॉल करवाता हुआ चलता हूँ आप लोगों को. You had the optical center of the lens. You can recall optical center क्या होता था. Optical center was the geometric center of your lens, the बिल्कुल midpoint. This one, this point over here. This is called the optical center. Say the geometric center of your lens, and you might remember कि भाई if any light passes through the optical center, this light doesn't bend. वो undeviated गुजरती है, सीधी गुजर जाती है. ऑप्टिकल सेंटर के बाद ये हैड द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस से ज्यादा यहाँ पे जो काम होगा वो प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है भाई? इट्स एक्चुअली द पॉइंट एट व्हिच ऑल द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज. वो तमाम लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती हैं वो आके कन्वर्ज होती हैं. दैट बेसिकली पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, या फोकल पॉइंट भी आप इसको बोलते हो आसान अल्फाज. तो यू कॉल इट द प्रिंसिपल फोकस और द फोकल पॉइंट. बेसिकली इट मींस द सेम. हाँ, मैं आप लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर इसको बताता हुआ चलूंगा जिसमें यू गाइज विल बी एक्चुअली फाइंडिंग आउट द फोकल पॉइंट. आपके पास कुछ 2-3 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होंगे, कुछ आसान से होंगे, कुछ थोड़े टेक्निकल और डिटेल्ड होंगे, जिसमें आपको फोकल पॉइंट निकालना सिखाएगा कि भाई फोकल पॉइंट कैसे आता. मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एग्जामिनर आपको पूरे पेपर में एक डायरेक्ट सवाल दे देता है भाई फोकल पॉइंट आप बता दीजिए. सो ही डजंट गिव यू अ क्वेश्चन लाइक दैट. हाँ, वो ये जरूर करता है कि वो आपको क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट की थीम पे लेके चले. तो अगर आपको पहले से थोड़ा सा अंदाजा होगा तो इट विल हेल्प यू टू फिगर आउट कि भाई किस तरीके से आपके पास फोकल लेंथ कैलकुलेट की जा सकती. तो अब तक हमने जो देख लिया, ऑप्टिकल सेंटर का मैं अंदाजा हुआ. इट वाज द जियोमेट्रिक सेंटर, द वेरी एग्जैक्ट सेंटर ऑफ योर लेंस. एनी लाइट रे पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विल नॉट बेंड. इस बात का मैं इल्म होता. देन यू हैव द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस वाज अ हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती थी, जो लेंस के साथ 90 डिग्री का एंगल रखती. एक ऐसी लाइन जो लेंस से 90 डिग्री का एंगल रख रही है और आपके पास बिल्कुल आपके ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास हो रही है, जिसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. फिर आता था प्रिंसिपल फोकस. ये वो पॉइंट था जहां तमाम लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती थी, दे कन्वर्ज. सो द पॉइंट एट व्हिच ऑल द लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मर्ज, फोकल पॉइंट. तो ये वो बेसिक सी कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद होना चाहिए. फोकल लेंथ क्या होती थी अगर आपको याद ना हो तो? फोकल लेंथ was the distance between the optical center and the principal focus. ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का जो फासला होता है उसको आप फोकल लेंथ बोलते हैं. ये वाला ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का जो स्ट्रेट रास्ता है, जो स्ट्रेट लेंथ है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ. तो ये जनरल टर्म. अब विदाउट एक्सप्लेनिंग और गोइंग इनटू मच डिटेल ऑफ दीज थिंग्स, मैं जाता हूं डायरेक्टली आपके पास उस चीज पे जो आपके से एग्जामिनर पूछता है. हमारे पास मेरे बच्चे कुछ 3 मेथड्स हैं फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने की और फोकल पॉइंट को डिटरमिन करने की. फोकल पॉइंट को डिटरमिन करने का हमेशा मेजर जो रीजन होता है वो ये होता है कि फोकल लेंथ. तो मैं उन पॉइंट्स पे फोकस करता हूँ, फिर मैं उसके सवाल करवाता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछता किस तरीके से. देखो,
सबसे पहले आपका जो है वो बिल्कुल ही क्रूड मेथड। क्रूड मेथड का मतलब ये है बस एक अंदाजा। दिस टेक्निक इज नॉट देयर टू गिव यू अ वेरी एक्यूरेट रीडिंग। ये एक अंदाजा देगा आपको कि भाई मेरे मुताबिक ऐसा चल सकता है, आप जजमेंट कर सकते हो कि फोकल लेंथ कितनी। अब ये क्रूड मेथड क्या है? देखो मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि all the light rays that are traveling parallel to the principal axis, all the light rays coming parallel to one another, they converge at the focus. वो तमाम लाइट रेज जो एक दूसरे के पैरेलल आ रही होती हैं वो फोकस पे आके मिलती हैं। और पैरेलल लाइट्स कहां से आती हैं अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, तो अगर कोई बहुत ही डिस्टेंट सोर्स है आप सही, अगर कोई बहुत ही डिस्टेंट सोर्स है मतलब बहुत दूर कोई लैंप रखा हो कि लेंस से खासा दूर है वो, तो वहां से जो लाइट आती है वो पैरेलल रेज की फॉर्म में आती है। कि मतलब वो इतनी दूर से आ रही होती है लाइट रेज कि ऐसा लगता है कि वो डाइवर्जिंग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल कर रही है। ऐसा नहीं है कि उनमें डाइवर्जेंस नहीं होती, ऐसा नहीं है कि दे डोंट हैव अ डाइवर्जेंस, दे डू हैव अ डाइवर्जेंस, बट द पॉइंट इज द डाइवर्जेंस इज सो लेस दैट इट डजंट इवन एक्चुअली फील्स ओवर देयर। डाइवर्जेंस इतनी कम होती है कि आपको फील भी नहीं होता। तो if you have a distant source, you'll have light rays coming parallel to one another. Now what happens? जब आप ये crude method अपनाते हो, say तो what you do, you actually go about the experiment in this manner. छोटा सा यहाँ पे बना देता हूँ कि भाई you have a window of some sort, ठीक है, a distant window जहां से लाइट आ रही थी आपके पास, and you placed a lens in front of it. So technically the light rays coming from this window, they are going to be approximately parallel to one another. Say they're going to be approximately parallel to one another. Up, what happens when the light rays bend? They converge. See, and they're going to converge at a point. See, light rays kahin na kahin converge. What you do generally, that for example, the light rays converge on a sheet of paper. यहाँ आपने कोई पेपर रखा, तो आप क्या करते हो? देखो अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी वेरी क्रूड मेथड। क्रूड मेथड इन द सेंस के ये आपको सही एक्यूरेटली आंसर नहीं दे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई एग्जामिनर लेट्स से कोई मुझे आके बोलता है कि सर काशान I found this lens and I believe it has a focal length of like 8 centimeters. Can you just check? तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई विंडो या कोई दूर का लैंप रखूंगा, उसकी एक लाइट सोर्स, अब लाइट जैसी कन्वर्ज होगी वो स्पॉट बना रही होगी। अब जहां लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है वहां एक छोटा सा स्पॉट बन रहा होगा, मैं लेंस को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करूंगा। आई मूव द लेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सही, टू चेक कि हाँ यार लाइट वाकई में उस जगह कन्वर्ज मतलब ब्राइट स्पॉट बन भी रहा है या नहीं बन। जहां वो ब्राइट स्पॉट बन रहा होगा आई कीप माई लेंस स्टडी ओवर देयर, और मैं क्या करूंगा, आई प्लेस अ मीटर रूल अलॉन्ग साइड, मैं उसके नजदीक एक मीटर रूल रखूं। अब क्या हुआ, जब मैंने मीटर रूल रखा तो देखो अभी आपका जो लेंस है वो भी मेरे हाथ में, आपका जो स्केल है वो भी मेरे हाथ में, सही। मैंने उसको रखा, मैंने दीवार के साथ उसको थोड़ा मूव किया, स्पॉट देखा, ब्राइट स्पॉट है, मैंने लेंस चेक की कि हाँ यार लेंस इज अराउंड एट 8 सेंटीमीटर्स। इफ दिस प्लेस वाज 0 सेंटीमीटर्स, तो दिस मार्क मैं चेक करूंगा कि ये वाकई में क्या 8 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। तो हाँ, इफ इट्स 8 सेंटीमीटर्स तो मैं कहूंगा कि हाँ यार दिस इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 8 सेंटीमीटर्स। तुमने अगर कहीं से लिखा हुआ पढ़ लिया था कि 8 सेंटीमीटर्स का, तो ये है 8 सेंटीमीटर। So the point was this method is a very crude method, but this can be used. बताने का एक मेथड मकसद क्या है, एग्जामिनर इस मेथड को देके तुमसे सवाल पूछ सकता है। वो तुमसे सवाल क्या पूछ सकता है, he might ask you कि
सर ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है मेरे पास, और ये एक एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दे दिया, भाई स्टूडेंट डिटरमिन्स द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस यूजिंग दिस मेथड, व्हाट आर द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एरर, या व्हाई इज दिस मेथड नॉट एक्यूरेट, आप सजेशन दीजिए। तो आप बोलेंगे भाई the lens would be continuously moving, the scale might not be perpendicular to the lens, the scale might not be horizontal। सही, ये वो तमाम चीजें थी जिसकी वजह से तुम्हारे पास चलो कि गलती की गुंजाइश हो सकती, और the spot might not be a very bright spot, a focused image was not produced, कि भाई लाइट रेस फोकस नहीं हो रही थी, आपको लग रहा था वो ब्राइट स्पॉट है, क्या पता वो एग्जैक्ट ब्राइट स्पॉट ना होता, थोड़ा सा आगे और पीछे मूव करते तो शायद और ब्राइट स्पॉट आता और स्मॉल डॉट बनता, फोकस पॉइंट आता। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो गलती के तौर पे आपके पास आ सकती। इफ आई लाइक मेंशन देन कि भाई इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती, तो भाई लेंस नॉट स्टेडी, meter rule not steady, there could be parallax error, सही है, bright spot not exactly focused, ये वो चीजें हैं जो प्रॉब्लम थी इस एक्सपेरिमेंट। तो एग्जामिनर इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आपको बता के उसमें आती हुई प्रॉब्लम्स आपसे पूछ सकते कि भाई वी बिलीव दीज आर द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एरर्स दैट वर देयर, ठीक है, और आप बता दिए कि भाई कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ द एंटायर थीम ऑफ द क्वेश्चन मूव्स। अच्छा, अब जरा मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं आप लोगों के जो आप लोगों ने पूछे इस चीज के अंदर, और फिर हम अगले दो टेक्निक के बारे में बात करें। अच्छा सब पीडीएफ नोट्स फॉर डे 1 आर नॉट ओपनिंग ऑन योर वेबसाइट एंड इट सेज नो यूआरएल फाउंड। चलो ठीक है ईमन, आई विल चेक ऑन दैट, आई विल शेयर a drive link with you guys over here in chat box. This will eventually help you to access my notes even before they are uploaded on my website. So I've shared link with you guys जो कि आप यूज कर सकते हो एक्सेस करने के लिए। मैं पहले यहाँ पे अपलोड करता हूँ फिर वेबसाइट पे डालता हूँ, इट विल हेल्प यू। एटीपी के नोट्स नहीं लगे, मैंने देखा। अच्छा चलो वो अभी इस मैसेज करना। कैन यू प्लीज रिपीट द लास्ट पॉइंट, देयर वाज अ लैक प्रिंसिपल एक्सेस वाली बात हो गई थी, पैरेलैक्स एरर हो गया, पोजीशन ऑफ द लेंस इज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, क्लास की रिकॉर्डिंग कब तक अवेलेबल होगी? बेटा मैं कोशिश करूंगा जैसे ये अपडेट हो जाती है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। व्हाट अबाउट माय वर्कशॉप? खैर आई विल अपडेट यू एट द एंड। यस्टरडेज क्लास की स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग मैंने लिंक भेजा है, उसके अंदर एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, पोजीशन ऑफ द लेंस कैन बी अ प्रॉब्लम, यस एंगल ऑफ द लेंस कैन आल्सो बी अ प्रॉब्लम। How would a person know that a bright spot is focused? There could be error exactly. कि भाई देखो, द प्रॉब्लम इज कि आपके पास लेंस क्योंकि ब्राइट स्पॉट छोटा सा बनता है ना, तो देयर इज अ चांस कि आप अगर लेंस को थोड़ा आगे पीछे मूव करो तो और छोटा ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस हो जाए, वो वाली तमाम चीजें यहाँ पे। एंड यस यू आर सपोज टू यूज पेंसिल्स फॉर ड्राइंग्स। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अच्छा, देन वी हैव एन ऑलमोस्ट एक्यूरेट मेथड एंड देन यू हैव द वेरी एक्यूरेट। ऑलमोस्ट एक्यूरेट मेथड में होता है कि हम कोई भी चीजें हवा में नहीं कर रहे होते, मतलब वी डोंट यूज अ लाइट सोर्स एज अ नॉर्मल लैंप समवेयर
जो दीवार पे लगा हुआ हो या विंडो, या लेंस हमारे हाथ में नहीं हो, तो वी प्लेस एवरीथिंग ऑन अ बोर्ड, ऑन अ शीट ऑफ पेपर या ऑन अ डेस्क। सो ये लेंस इज प्लेस्ड ऑन अ लेंस स्टैंड। लेंस जो है वो लेंस स्टैंड पे रखा जाता है ताकि उसकी पोजीशन फिक्स्ड हो जाए। ठीक है, सामने स्क्रीन होती है, उसको देखा जाता है कि भाई वो स्क्रीन वर्टिकल है या नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर आपके पास एक बाकायदा लैंप रख दिया जाता है जहां से लाइट आ रही होती है। एवरीथिंग इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस सो दैट देयर आर लेस एंड लेस चांसेस फॉर एरर्स। सही है, मीटर रूल बराबर में रखा हुआ होता है, वहां से आप मेजरमेंट करने का काम करते हो। सही, लेंस के सेंटर तक की बात होती है, अभी तमाम चीजें मैं समझा। तो देखो, प्लेस एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू द लेंस, ये इसीलिए ताकि लाइट रेस पैरेलल आ रही है ना, आप इस बात को अचीव कर सकते। Screen is not to be screen is to be placed on the other side. बात भी थी। Position of the screen is adjusted until the bright image is produced. Measure the lens from the center of the lens to the screen. और जब आप लेंस के सेंटर से लेके स्क्रीन तक का फासला नोट करोगे फोकस्ड इमेज के तौर पे, that is basically gonna be your focal length. अच्छा, अब how am I going to improve this experiment? कोई सा भी एक्सपेरिमेंट हो लेंसेज का जब आता है तो एग्जामिनर लाजिम बात है इंप्रूवमेंट तो आपसे पूछता ही है ना। तो अगर हमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट की बात करनी, देखो इंप्रूवमेंट्स के, अवॉइड पैरेलल एरर, ऑब्जर्व द मीटर रूल फ्रॉम द टॉप, एंगल से ना देखें टॉप से देखिए ताकि पैरेलल एरर ना। मेक श्योर द स्क्रीन इज परपेंडिकुलर टू द बेंच, सही, एंड पैरेलल टू द लेंस, लेंस के पैरेलल हो, बेंच से परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब ये है? इसका मतलब ये है, इफ दिस इज योर बेंच एंड दिस वाज द स्क्रीन, so you have to place a set square alongside your screen to check whether it's perpendicular or not. सही, आप यहाँ पे सेट स्क्वायर रखो, and this will be the screen that we'll have. इसी तरह यहाँ पे you will have your lens on a stand. सही, इसके ऊपर आपका लेंस प्लेस्ड हो। ठीक है, और इसके सेंटर के थ्रू आप मेजरमेंट करते हो, आप मार्क कर देते हो, वहां पे सेंटर लोकेट कर लेते हो लेंस का। और लेंस का सेंटर लोकेट करने का तरीका ये होता है, उसके एजेस को जज करो, डिवाइड बाय 2। मतलब आपके पास जो यहाँ पे स्केल रखा हुआ होगा, you're gonna have a meter rule over here as well. So you'll mark the edges, say using the set squares. अब सेट स्क्वायर्स के थ्रू इसके एजेस मार्क कर दोगे कि भाई कहाँ पे आपके पास एजेस हैं, और उसके तो जब प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो यू विल नो द सेंटर ऑफ द लेंस। क्योंकि फोकल लेंथ असल में ऑप्टिकल सेंटर से आती है, उसके लिए जरूरी होता है कि आप सेंटर से डिस्टेंस देने का काम। और यहाँ डिस्टेंस पे आपके पास आपका एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि आपका कोई लैंप, जहां से आपके पास लाइट इमिट होगी। इससे आती हुई लाइट लेंस से गुजरेगी और स्क्रीन पे फोकस। सो यू विल मूव ईदर द लेंस or the screen to make sure that you have a focused image produced, and then you proceed with the experiment. तो ये आपके पास थोड़ी बेहतर टेक्निक है, और इसमें वही बात है भाई, सेट स्क्वायर का इस्तेमाल बहुत अच्छा, क्योंकि जब आप दोनों चीजों के लिए सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपने दोनों साइडों पे अगर सेट स्क्वायर लगा दिया कि लेंस के साथ भी आपने चेक कर लिया कि लेंस का वर्टिकल है या नहीं। सही, दोनों साइडों पे आपने सेट स्क्वायर प्लेस करके देख लिया, और वहां आपने स्क्रीन से देख लिया, तो आपके पास अब ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई मेरा जो लेंस है वो भी वर्टिकल है, मेरी स्क्रीन भी वर्टिकल, और 90 डिग्री फ्रॉम द सरफेस उनका एंगल बना।
तो अब यहाँ पे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द स्क्रीन जो फोकस इमेज आपके पास आ रही होगी, दिस विल बी द फोकल लेंथ। तो ये ब्राइट स्पॉट आपके पास यहाँ बन रहा है। अब ये वो बातें हैं जिसको आपको कोशिश करनी है कि भाई इमेज अच्छी बने। परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन डार्क एंड रूम, ताकि आपके पास ब्राइट स्पॉट का अंदाजा सही हो जाए। डार्क एंड रूम में उस वक्त तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना जब तक मेजरमेंट की बारी नहीं, जब तक मेजरमेंट की बारी नहीं आई उस वक्त तक डार्क एंड रूम में परफॉर्म करना। ऐसा नहीं कि मतलब रीडिंग भी अंधेरे में ले रहे हो आप बैठ, ये वाले मामला नहीं है। जब आपने फोकस कर लिया ब्राइट स्पॉट, अब आपको पता है हाँ भाई दिस इज द ब्राइटेस्ट लोकेशन, अब आप लाइट ऑन करो मेजरमेंट्स। Repeating an average is one of the best ways of removing the errors. Place the lens and the screen close to the ruler so that the readings can be measured accurately. This is one way of improving the accuracy. Make sure that your rule is not very far away from the lens and the, you can say, the screen. कैसे? एक ऐसी टॉप से अगर व्यू दिखाऊं तो लेट्स से ये आपका रखा हुआ लेंस, ये रखी हुई स्क्रीन, आपने रूल यहां रख दिया बहुत से। अब गलती की गुंजाइश है कि भाई कहाँ है इसका सेंटर लोकेट करना मुश्किल है, अब बिल्कुल साथ रखे हो ताकि इट्स एज इजी एज पॉसिबल फॉर यू टू लोकेट कि हाँ पे मेरा लेंस का सेंटर कहाँ है और मेरी स्क्रीन। तो मेक श्योर दैट योर रूल इज प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू दीज टू थिंग्स। तो यहाँ पे आपका बेसिक आइडिया है, और इसी तरह से प्लेस द लेंस ऑन द लेंस रूल। अब वही मामला था जैसे पहले भी आपने किया था कि भाई यू एक्चुअली मूव योर लेंस टू हैव अ फोकस्ड इमेज या यू मूव योर स्क्रीन टू हैव अ फोकस्ड। एक एक्सपेरिमेंट जो एग्जामिनर कॉमनली देता है वो इक्वेशन के साथ, ये इक्वेशन देगा वो पेपर में खुद देगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसमें सब कुछ बताएगा। इसमें आपको टेंशन ही नहीं होती कि वेदर आपका जो लेंस है और आपकी जो सोर्स है वो बिल्कुल दूर है या नहीं है, सही है, या आपके पास परफेक्टली फोकस्ड हो भी रही है इमेज या नहीं हो रही, इसमें इस बात की भी टेंशन नहीं। ये आपको विदाउट एनी कंफ्यूजन आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ आप मेजर नहीं कर रहे हो फोकस, या आप कैलकुलेट कर रहे हो फोकस, आपके फॉर्मूले से आपको फोकल लेंथ मिले। उसमें पी और क्यू क्या होता है जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उस वक्त अंदाजा दूंगा। जनरली ये इमेज का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है आपके लेंस, मतलब आपका लैंप कितना दूर था और आपकी जो स्क्रीन थी वो कितनी दूर है जहां पे इमेज बनी, तो उसके थ्रू भी आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये याद नहीं रखना, ये रट के मत जाना। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो एग्जामिनर पूरी डिटेल देता है, साथ आपको लेके चलो ताकि आपकी गलती की गुंजाइश कम से कम। और इसी चीज के ऊपर अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ मेरे बच्चों, ताकि तुम लोगों को अंदाजा हो कि एग्जामिनर जो चीजें पूछ रहा है वो क्वेश्चन में कैसे आएंगी। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हुए चलते हैं साथ साथ। और क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं जरा अगेन तुम लोगों के क्वेश्चन जो तुम्हारे अपने हैं वो देखूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। So how would a person know that bright spot is focus? There could be error, बात हो गई थी, अपडेट हो जाती, हाँ बेटा ये होती रहेगी। सर प्रीवियस रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी इसी के अंदर हैं। What if the surface is uneven? Surface uneven का इतना इशू नहीं होता, वैसे तो आप लोग सजेशन में यही बोलते हैं ना कि यूज अ फ्लैट स्क्रीन ओवर देयर। सही, सेट स्क्वायर वाली बात रिपीट कर देंगे। सेट स्क्वायर असल में किसी भी चीज के वर्टिकल को चेक करने के लिए यूज होता है। If something's vertical and you want to check whether it's vertical or not, whether it's making an angle of 90 degree with your surface, you place a set square alongside. So can we use laser light instead of white light? Laser light is already focused, mere bache. So if you're going to use a laser light to perform an experiment, the problem would be जो ब्राइट स्पॉट आ रहा होगा वो वैसे इतना स्मॉल होगा तो तुम्हें फोकस्ड स्पॉट के लिए थोड़ा मसला बन सकता है। इट्स बेटर टू यूज अ जनरल लाइट सोर्स, वो ज्यादा बेहतर है। कैन यू ड्रॉ लाइन? अच्छा वी डिड। आर यू श्योर कि कल तक फिनिश? कल तक? इट्स स्टिल फ्राइडे।
Which is this question from? Which I don't exactly remember. I just filtered it out. Can we use a ray box? No, you cannot. You should not. Ray box आप कहाँ use करोगे? I'll let you know. Number of significant figures, मेरे बच्चे, you go to two significant figures generally. सही है. हाँ, वैसे requirement ये होती है कि आप अपने आंसर को उतनी ही significant figures में दो जितने significant figures में आपके डेटा में question में डेटा. 1 or 2 SFs is more than enough. तो बोलता है student means the focal length of a converging, student measures the focal length of a converging lens. The student sets up the apparatus as shown in figure 1.1. The distance d between the illuminated object and the screen is fixed initially at 1 meter. अच्छा भाई, illuminated object से screen तक का फासला 1 मीटर पे फिक्स कर दिया. Image on the screen is blurred. All right. Describe the adjustment that the student makes to obtain a sharply focused image without changing d. क्या बोले? Distance d क्या था? D was the distance between the object and the screen. बोले you cannot change the d, but you want to have a focused image. एक ही चीज बच गई है मूव कराने वाली, that is your lens. तो आप क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे? Move the lens towards or away from the screen until a bright spot is produced. अच्छा भाई, this is how you perform the experiment. अब यहाँ पे आगे चलते हैं. The focused image is at the top of the screen. Describe one adjustment that the student makes to move the focused image to the center of the screen. देखो वो कह रहा है जो आपकी focused image बनी है, it is on the top of the screen. यहाँ ठीक है, light rays ऊपर focus हुई है ना, तो भाई one adjustment that the student makes to move the focused image to the center. एक रास्ता ये है, you can lower the location of the illuminated object. सही है. You can lower the position of your lens. लेंस नीचे ले आओ, ये illuminated object नीचे लेकर आ दो, या फिर स्क्रीन को ऊपर उठा दो. सेंटर में लाने के लिए यही कर सकते हो. ठीक है. तो जो ऑप्शंस है तुम्हारे पास सजेशन के, you can either lower the location of your objects or your lenses. ठीक है. Or what you can do is you can like lift up your screen so that the image is at the center. इस तरह से तुम्हारे पास जो इमेज है वो सेंटर की तरफ भी आ जाए. उसके बाद वो बोलते हैं the lens is in a lens holder on a stand. The position of the center of the lens is to be marked accurately on the stand. Describe how the student does this. उससे लेंस के स्टैंड पे लेंस का सेंटर मार्क करना as accurately as possible. सवाल ये, how would the student actually achieve this target? तो कैसे मार्क करेगा लेंस के सेंटर को लेंस के स्टैंड पे? तो like I said कि भाई आपके पास जो लेंस है उसके दोनों एजेस पे, मतलब आप सेट स्क्वायर्स लगा के उसके एजेस मार्क करोगे और जो मिड वैल्यू आ रही होगी, एवरेज वैल्यू, वहां पे एक मार्क लगा. ये बात मैंने अभी यहां समझाई थी. कि आप लेंस के एजेस को चेक कर लोगे कि भाई कहाँ आ रहे हैं. तो जो उसकी एवरेज वैल्यू होगी, लेट्स से ये आ रहा है 40 पे, ये आ रहा है 42 पे, तो आपके पास 41 सेंटीमीटर के ऊपर आप लेंस के स्टैंड के ऊपर एक मार्क लगा दोगे. क्या आपको पता है भाई ये आपके पास क्या लोग सिमेट्रिक शेप होते हैं सारे लेंसेज, तो दोनों साइडों की आपने डिविजन्स निकाली और एवरेज ले लिया, बीच में वैल्यू आपके पास मौजूद है. तो यही बात आप वर्डिंग में कैसे लिखोगे, मैं लिख के दिखा देता हूँ. आप कह सकते हो भाई मार्क
ये कह लो कि नोट the edges of the lens on the meter rule and mark a point on a stand at the average of the readings. जो रीडिंग्स आई थी उसके एवरेज पे आप मिड में मार्क लगा। अब यहाँ पे यू एक्चुअली वेंट थ्रू के भाई एक्सपेरिमेंट में सही गलत इंप्रूवमेंट क्या चीज कैसे की जा सकती है, सब आपकी यहाँ पे बातें। अब बात आती है यहाँ कि द स्टूडेंट फाइंड्स दैट फॉर द सेम वैल्यू ऑफ डी there are two positions of the lens that produce a focused image. चलो, these positions are at a distance of u1 and u2 from the illuminated object. u1 एक distance है, u2 दूसरा distance है भाई। The two distances u1 and u2 are measured for d of 1 meters. Values of u1 are 0.42 meters and u2 is 0.56 meters. Calculate the distance d between the two lens positions. अब यहाँ पे करना क्या आपने, सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है। तो भाई 0. क्योंकि आप देखो ना u1 और u2 इन दोनों के दरमियान के डिफरेंस है, तो आप कह सकते हो भाई 0.56 माइनस 0.4। अगर आप इसका डिफरेंस ले लेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये वैल्यू कितनी है। ये आ गया 0.14 मीटर्स। फिर वो बोलता है भाई थियरी शोज that the focal length of the lens is given by the relationship f equals d square minus e square upon 4d. Calculate f. फॉर्मूला भी दे दिया फोकल लेंथ निकालने के लिए, सही, और आपसे बोला भाई फोकल लेंथ कैलकुलेट करके दो। अब देखो ये फॉर्मूला ना आपके सिलेबस में है ना आपने कभी कहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपके पेपर में आ गया। लेकिन ये जिस तरह से आया तो फायदा आपको क्या हुआ कि भाई all we had to do was plug in the values and get the answer. It actually didn't matter. So values रख के आंसर तो निकालना है आप, तो वैल्यू रखिए और आंसर निकाल लीजिए। तो आपके पास यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 0.14 का स्क्वायर अपॉन 4 into 1, दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द फोकल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ इसकी वैल्यू, आई विल नीड अ कैलकुलेटर फॉर दैट। या मुझे कोई इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करके बताओ भाई क्या आ रही है। जीरो 0.245। ठीक है, सही। तो 0.245 आ रहा है, तो आप इसको राउंड अप कर सकते हो 0.25 मीटर्स। अच्छा, अब वो बोलते थे स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डी एंड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर ईच टाइम। फिगर 1.3 शोज द स्टूडेंट्स रिजल्ट्स टेबल के अंदर उन्होंने सारे जमा कर। ग्राफ प्लॉट करने को कह दिया, प्लॉट a graph of d minus d square per meters on the y axis against d on the x axis। अच्छा भाई, ये y axis पर रखना है, ये x axis पर रखना है आपने। अब आपसे बोलता है भाई स्टार्ट योर ग्राफ फ्रॉम 0.9 एंड 1.0 और मार्क भी करके दे दिया उसने, ये बता दिया कि भाई आई डू नॉट नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ कि भाई मुझे ओरिजिन से शुरू करके दो, बगैर ओरिजिन के ग्राफ चलते। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट। ठीक है भाई, आपने क्या करना है, ये सपोज टू लाइक मार्क द वैल्यूज ओवर। आपके पास पूरा टेबल है, अब मार्किंग करना शुरू करेंगे। मैं स्केलिंग कर देता हूं अभी, ठीक है।
मैं मार्किंग अभी नहीं कर रहा, कल की क्लास में हम ये चीज ऑलरेडी कर चुके। 1.1 2 3 4 5 ये चल रहे हैं मामला, और आप देख सकते हो 1.0 से शुरू किए। आफ्टर एवरी 10 बॉक्स आप इसके ऊपर मार्किंग कर सकते हो इस चीज की। There's going to be like 1.1, 1.2, इसी तरह से you're going to be like going forward till 1.3 4 and 5। अब इसी तरह आगे चल रहे। The same goes over here। y-axis की वैल्यूज हैं 1.08 1.18 1.29 1.38 1.47 तक जा रहे हैं, ठीक है। 1.08 से शुरू हुए हो 1.47 तक जा रहे हैं। y-axis पर 0.9 से शुरू किया, तो आप 0.9 से अगर शुरू करते हो, यू कैन गो अबाउट लाइक सेइंग कि सर मैं 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 इस तरह से जाऊं, क्योंकि इस तरह से तुम्हारा ग्राफ भी अच्छा खासा कवर हो जाएगा, और जो वैल्यूज है तुम्हारे पास पूरी पूरी कवर हो जाएंगी उसके अंदर। तो इट विल इवेंचुअली हेल्प यू टू फिगर आउट कि हाँ भाई ठीक है मेरी मार्किंग सेट। तो तुम्हें एक मार्क किस चीज का मिल गया, लेवल करने का। यूनिट के साथ। अगला मार्क मिल गया स्केलिंग का, एक्स और वाई दोनों की। फिर एक मार्क तुम्हें मिलेगा प्लॉटिंग। और मेरे बच्चे लास्ट मार्क आपको जो मिलेगा, दैट लास्ट मार्क इज गोइंग टू बी फॉर द लाइन ऑफ बेस्ट। इस तरह से आपका पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो है। सही। और जहां तक वाई एक्सिस की स्केलिंग का ताल्लुक है, तो बस वो 0.9 से शुरू कर रहा था, इस बात का ध्यान रखना। तो 0.9 से शुरू हुआ था, तो अब 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 तक चले जाना, दैट्स मोर देन इनफ। इसके अंदर तमाम ये वैल्यूज आ जाएंगी, यानी एक तरह से कह लो 0.1 का जम देते हुए ऊपर। फिर बोलता है डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट। आई एम just drawing a random line over here. See, I'm just drawing a random line over here. यहाँ पे produce एक random सी line produce हो गई, and we had some coordinate above the line. We had some coordinates below the line. So कुछ line के ऊपर थे, कुछ line के नीचे थे। मैंने एक general सा ग्राफ बना, कुछ समझाना चाह रहा हूँ इस वजह से। तो ग्रेडियंट निकालने को, ग्रेडियंट निकालने के लिए एग्जामिनर इस बात को पसंद करता है कि आप जो कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करें वो कोऑर्डिनेट्स लाइन पे अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द लेंथ दूर हो। ये नहीं करना कि दोनों कोऑर्डिनेट ये उठा इतने छोटे छोटे इतने नजदीक, ये मत करना। मेक श्योर दैट द कोऑर्डिनेट्स दैट यू पिक अप आर अबाउट 50% अवे ऑन द लाइन। एक कोऑर्डिनेट ये उठा लिया, एक कोऑर्डिनेट ये उठा, दूर जितने होंगे उतना बेहतर है। सही कि भाई मैं यहां पे लिख देता हूं coordinates 50% apart on line। Secondly, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर क्या वो कोऑर्डिनेट्स हम यूज कर सकते हैं जो हमने प्लॉट किए हैं, या उसके अलावा लेना जरूरी होता है? वो लेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। इफ अ कोऑर्डिनेट दैट यू प्लॉटेड lies on the line, you can use that coordinate to find out the grade। अगर वो कोऑर्डिनेट जिसको आपने प्लॉट किया था और वो आपकी लाइन पे भी आ रहा है, सही, वो आपकी लाइन पे भी आ रहा है, तो आप उस कोऑर्डिनेट को यूज कर सकते हो। सही, उसमें कोई मुजायका नहीं। आपको नए दो कोऑर्डिनेट यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर इफ आई हैड like 2 coordinates on the line or 3 of line, एक यहाँ वाला एक यहाँ वाला, अगर ये मेरे लाइन पे होते और ये वही कोऑर्डिनेट्स होते जो मैंने प्लॉट किए थे, आई कैन क्लियरली यूज, मैं यूज कर सकता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं। सही, तो you have no problem in using lines, yeah, you have no problem in using coordinates that you plotted।
बस ये जरूरी है दे मस्ट लाई ऑन द लाइन, लाइन पे होने चाहिए। बेस्ट फिट के चक्कर में एक आध दो पॉइंट छूटते हैं, वो पॉइंट मत ले लेना जो लाइन पे नहीं, क्योंकि ग्रेडियंट उन्हीं कोऑर्डिनेट से निकलता है जो लाइन पे हो। लाइन का ग्रेडियंट लाइन के कोऑर्डिनेट से है। से इफ दे आर ऑन द लाइन। इसी तरह से थर्ड, जब आपने ये देख लिया कि भाई कोऑर्डिनेट्स हो गए, अब एग्जामिनर ये चाहता है कि आप जिन कोऑर्डिनेट्स को यूज कर रहे हो उन कोऑर्डिनेट्स को आप स्पेसिफाई कर, कि भाई मैंने इन दो कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए अपना ग्राफ प्लॉट। अब स्पेसिफाई करने के दो रास्ते, दोनों में से कोई भी अब यूज कर सकते हो। अब स्पेसिफाई कैसे कर सकते हो आप? स्पेसिफाई करने का एक रास्ता है जो आप ट्रायंगल बनाओ, कि भाई यू पिक्ड अप टू कोऑर्डिनेट्स एंड यू एक्चुअली ड्रू अ ट्रायंगल। सही, आपने एक ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे। This triangle number one has to be dotted. इस ट्राइंगल को पहली बार डॉटेड होना जरूरी, सॉलिड लाइन नहीं बना सकते आप। सही, आप सॉलिड लाइन नहीं बना सकते, आप डॉटेड लाइन बनाए। और फिर अगली चीज ये एक, दिस इज वन ऑफ द वेज, दिस इज मेथड वन, टू स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट्स। सही, कि भाई मैंने एक कोऑर्डिनेट ये यूज किया, एक कोऑर्डिनेट ये यूज किया, ये एक तरीका था स्पेसिफाई। अगला ये है नहीं बनाना, कोई मसला नहीं है। मेथड टू ये होता है कि आप वो कोऑर्डिनेट्स लिख दो। अब वो कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए अपने वर्किंग स्पेस के अंदर। आपने वो कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दी, ठीक है भाई, एग्जामिनर को पता है कि भाई ये कोऑर्डिनेट यूज किया। उस वक्त कोई जरूरत नहीं है ट्रायंगल ट्रायंगल बनाने की आप। और फिर ग्रेडियंट का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2, वहां से ग्रेडियंट भी आ जाए। तो यूजिंग द ग्रेडियंट एग्जामिनर इज गोना आस्क यू, अब वो बोलता है कि भाई अब आप मुझे फोकल लेंथ बताओ। फॉर्मूला भी दे दिया, f इक्वल्स ग्रेडियंट अपॉन 4। सही, अब आप ग्रेडियंट अपॉन 4 की तरफ जाते हो, व्हाटएवर द ग्रेडियंट वाज, जो भी वैल्यू आई थी आपने उसको 4 से डिवाइड किया, you'll have the value of focal length as well. Explain why it is better to find L using the method in C rather than using the method in B. ये तरीका ज्यादा अच्छा क्यों है उस पिछले वाले तरीके के मुकाबले? तो देखो, ये तरीका ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें आपने बहुत सारी वैल्यूज ली और फिर उसका एवरेज आंसर मिला। यहाँ पे आपकी एफ की वैल्यू एक एवरेज वैल्यू, इसमें रैंडम एरर का चांस। जो बी में आपने टेक्निक यूज की थी, जो आप डायरेक्टली फॉर्मूले पे चले गए, एक ही रीडिंग ली, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दी, उसमें तो आपने रिपीट एवरेज किया ही नहीं, इसमें तो रैंडम एरर का चांस, इसमें गलती हुई तो आपके पास इंप्रूवमेंट का कोई रास्ता नहीं था। तो यहाँ पे इस टेक्निक पे प्रॉब्लम आपके पास सारी ये है कि व्हेन यू आर यूजिंग दिस टेक्निक यू आर एक्चुअली लाइक गेटिंग अ रैंडम एरर इन योर आंसर, क्योंकि आपने एक ही बार रीडिंग ली है ना बेटा। एक ही बार रीडिंग लेने की सूरत में आप गलती कर सकते। देखिए, जब आपने इस वक्त किया तो आपने बाकायदा पूरा ग्राफ बना डाला और ग्रेडियंट से अब एफ निकाल दें, क्योंकि आपको एक एवरेज वैल्यू दे रहा है। इससे क्या हुआ, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई। तो अब यहाँ पे कह सकते हो मेथड इन सी gives average value of f as multiple readings were taken. सही, मेथड सी से आपको एवरेज वैल्यू मिलती है क्योंकि आपने मल्टीपल रीडिंग्स ली।
तो हमने थीम को देखते हुए यहाँ पे एक जवाब दिया कि एक्सपेरिमेंट में पैरेलैक्स एरर और ये एग्जामिनर फोकल लेंथ का सवाल कैसे पूछे। बिफोर आई गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोगों के जो सवालात हैं वो मैं देख। अच्छा भाई, sir, from part A2 we will raise or lower the illuminated object to make a focused image because I checked in the possible it says to raise. चलो ठीक है, you actually have to adjust the location ना मेरे बच्चे। जनरली ये हो रहा होता है कि आपके पास अगर आपको सेंटर पे लेकर आना होता है, तो अगर आपका इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट बहुत नीचे होता है तो लाइट रेज ऊपर की तरफ जा रही है, लाइक मूविंग अप टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द स्क्रीन, तो फिर आप उसको उठाते हो ताकि वो सेंटर से गुजरे और लाइट रेज सीधी जा सके। मतलब इन द सेंस मामला ये होता है कि लाइट रेज यूं जा रही हो, तो अगर आपका इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट नीचे है और स्क्रीन ऊपर है तो स्पॉट ऊपर बन रहा होगा, तो फिर आप ये कह सकते हो कि भाई यू कैन एक्चुअली रेज योर इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट ताकि अब लेंस यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए और लाइट सीधी जाए और इमेज आपके पास सेंटर में बन सके। Next, can we mark values after 5 small boxes? You can do that, but the suggestion is ठीक है। अच्छा, what happens if light does not pass parallel to the principal axis? Does this is an error? नहीं, ये एग्जैक्टली एरर नहीं होता। उसका मैं एक रीजन समझाता हूँ क्यों। क्योंकि जो तुम्हारे पास अब जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड। जैसे 1/f इक्वल्स 1/p प्लस 1/q वाला क्वेश्चन की टेक्निक है, उसमें जरूरत भी नहीं होती आपके पास इस बात की कि लाइट को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल करो। उसमें लाइट अगर एंगल पे भी जा रही है और इमेज बन रही है आपके पास, वहाँ क्लियर इमेज बन रही है और आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल रहे होते हो, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। Sir, but we will only made use of two values in part C, so how is this more accurate? No, you don't. You made use of two parts, मेरे बच्चे. You actually drew a graph. You drew a graph और उस graph से फिर आपने दो common random points उठाए. So when you're drawing a graph using like 5 coordinates, so it's way more accurate. 130 बिल्कुल होंगे। लास्ट पार्ट के अंदर सिलसिला ये था कि भाई आपको बोला गया है कि भाई why is it that you prefer to like perform the experiment the second way जो आपको यहाँ बताया गया कि आप ये वाला जो टेक्निक है यहाँ ग्रेडियंट के थ्रू आंसर निकालना, ये टेक्निक पिछले वाले से बेहतर क्यों है। तो हमने ये बात आपको समझाई थी कि जब आप बी पार्ट में कर रहे थे यू जस्ट टुक द रीडिंग वंस, सो जबकि दिस टाइम यू एक्चुअली टुक द रीडिंग 5 टाइम्स, यू प्लॉटेड अ ग्राफ और उसके ग्रेडियंट से आंसर निकाल रहे हो, तो यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द चांस ऑफ रैंडम एरर्स कि भाई आपने कोई वैल्यू कम थी, कोई वैल्यू ज्यादा थी, कोई कम थी, कोई ज्यादा थी। आपका ग्राफ जो है वो उसका एक एवरेज देगा। तो जब आप एवरेज लेते हो तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। यही बात यहाँ पे समझानी कि भाई मेथड इन पार्ट सी इट गिव्स यू एवरेज वैल्यू एज यू वर टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स, और ग्रेडियंट जो है वो आपके पास मल्टीपल रीडिंग से एवरेज, और उस एवरेज से फिर आपने एफ निकाला। दैट्स व्हाई इट्स मोर प्रेफर्ड। ये तो खैर डायग्राम वाला क्वेश्चन है। अब मैं जरा बात कर लेता हूँ थोड़ा सा आपके पास जो लाइट के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके।
अच्छा, कैन वी स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑन द लाइन? हाँ, यू कैन आल्सो डू दैट, यू कैन राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ओवर देयर, उससे भी आपके पास आंसर आ जाए। You will now be able to do that मेरे बच्चे। नहीं बेटा ईमान, इट्स नॉट डाउनलोडेबल। मैं देखूंगा अगर कोई सेटिंग बन सकी उसकी। ग्रेडियंट इज नॉट एनी वैल्यू। देखो, लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये होता है कि आप कोशिश करते हो कि एज गुड एवरेज एज पॉसिबल आप अपना आंसर निकालें। जितना अच्छा एवरेज आप निकाल सकते हैं, एवरेज आप डिटरमिन। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि हर बच्चा थोड़ा बहुत एंगल वेंगल शिफ्ट कर देता है, तो सबका आंसर स्लाइटली डिविएट करेगा, तो यस इट वुड, बट द पॉइंट इज द डिविएशन वुड बी स्लाइट। ऐसे केसेस में तुम्हारे पास मार्जिन होता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक के आंसर्स एग्जाम में एक्सेप्ट कर। अगर किसी ने बेस्ट फिट लाइन ही गलत बनाई है तो फिर डूब गए नहीं है उसको, फिर तो बात ही कुछ और है। You do with a pencil, my dear. Everything you work on the graph, you do it with a pencil. अब बात करते हैं जरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, एक्सपेरिमेंट्स में जब आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स वगैरह के ऊपर जाते हो, तो द आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन इज बेसिकली कि लाइट टकरा के बाउंस ऑफ होगी, एंड देयर इज वन लॉ दैट वी ऑल नो ऑफ, कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एग्जाम में गिव यू क्वेश्चंस इन व्हिच ही आस्क्ड यू कि भाई आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करें कि ऐसा वाकई में होता है या नहीं। See, आप इस बात को शो करेंगे दिस इज एक्चुअली द ट्रू थिंग ऑन। अब उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स। वन मेथड इज यूजिंग मिरर एंड पिंस। क्या आप मिरर और पिंस का इस्तेमाल करते हो ये चेक करने के लिए कि आपके पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर आ रहे हैं या नहीं। Before I start explaining you, I want you guys to give this process a read. एक दफा जरा पढ़ो, फिर मैं इसकी वीडियो दिखाऊंगा जाके, तो मैं अंदाजा हो कि what we actually mean when we say कि भाई आप मिरर में पिंस प्लेस करोगे, राइट प्लेस करोगे, लेफ्ट प्लेस करोगे, ताकि आपको उस चीज का अंदाजा हो विजुअली देख कि यहाँ बैकग्राउंड में सिलसिला चल के। रीड दिस। चलो, अब मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ एक्सपेरिमेंट हमने करना है। I will need an empty piece of paper. देखो, इस एक्सपेरिमेंट को करने का जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। आपने एक कार्ड शीट, मतलब आपके पास एक पिन बोर्ड होता है। यू हैव दिस पिन बोर्ड। पिन बोर्ड क्या होता है? सॉफ्ट पिन के अंदर आप आराम से लगा सकते, और उसके ऊपर आपने एक कार्ड शीट प्लेस कर दी। अब इसके ऊपर आप क्या करते हो? यू प्लेस योर लेंस। अब लेंस जो है वो कैसे रखा जाता है कि लेंस के साथ में, ओ लेंस बोलो सॉरी, मिरर, मिरर के साथ ना उसके होल्डर्स आते हैं जो साइड में ब्लॉक्स की फॉर्म में। सही, जो साइड में ब्लॉक्स की फॉर्म में होते हैं, जो मिरर को अपनी जगह पे रोक के रखने के लिए यूज। इट्स लाइक दिस कि भाई आपके पास एक ब्लॉक ऐसा होता है,
इसमें मिरर की एक साइड एंटर हुई भी होती और इसी तरह एक ब्लॉक यहाँ होता, ताकि मिरर जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर रुका रह सके। उसके बाद फिर आपके पास क्या सिलसिला होता है, आपके पास होते हैं 4 पिन्स, 2 पिन्स आप प्लेस करते हुए इधर ऑन दिस साइड। अच्छा, ये काम करते ही सबसे पहले आपने काम ये कर देना होता है कि भाई ये आपका लेट से मिरर था, ये उसके स्टैंड थे, ठीक है। आपने मिरर के बैक को एक आउटलाइन कर देना होता है शीट के ऊपर, मतलब आप एक मार्किंग लगा देते हो कि भाई मिरर यहाँ रखा था, कि भाई इन केस बाय चांस कभी हाथ लग जाए एक्सपेरिमेंट के दौरान और मिरर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, तो आपको वापस पता हो कि उसको कहाँ रखना है। क्योंकि अभी आप एंगल्स की बात कर रहे हो और जरा सा मिरर का एंगल चेंज होगा, आपके पास पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाए। तो आपने आउटलाइन बना देनी होती है कि भाई दिस इज द प्लेस वेयर आई एम गोना प्लेस माय मिरर एवरी टाइम, even if it get displaced, you can actually know how and where are you supposed to relocate your mirror. अब आप क्या करते हो, मतलब मैं अब तक हमने क्या क्या कर लिया भाई, सबसे पहले हमने यहाँ पे प्लेस किया मिरर विद स्टैंड्स, पोजीशन ऑफ मिरर मार्क कर दी। अब थर्ड स्टेप हम क्या करने जा रहे हैं, हम 2 पिन्स लगाएंगे इस साइड, एक पिन इधर मार्क की और एक पिन इधर मार्क, पिन 1 एंड पिन 2। ये पिन हमने प्लेस, लिटरली पिन्स प्लेस कर, ये ऑप्टिकल पिन्स होती हैं, जैसे आपके पास जनरली इस तरह की लॉन्ग पिन्स हो, ये आपने 2 प्लेस करनी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई लाइट रे ट्रैवल कैसे कर। अब ये लाइट रे जो है ना, ये आपके पास अभी दिखेगी नहीं आपको, ये मैंने जनरल ड्रॉ कर, क्योंकि आप क्या कर रहे होगे, यू विल बी ऑब्जर्विंग द इमेज ऑफ द पिन्स फ्रॉम हियर। आप यहां से इसकी इमेज देख रहे होगे और आपको इन दोनों पिन्स की इमेज जो है वो मिरर में यहां नजर आई। आप अपनी आई को एडजस्ट करोगे कि ये दोनों पिन्स आपको एक के पीछे एक दिखना शुरू हो। जब आपको ये दोनों पिन्स एक के पीछे एक दिखना शुरू हो जाएंगी, तो समझ लें कि आपकी लाइन बिल्कुल जो कह लो कि रिफ्लेक्टेड रे है उसकी लाइन में आपकी है। आप साइड से देखोगे ये थोड़ा सा डिविएटेड आपको दिखेगा, लेकिन बिल्कुल अगर एक दूसरे के पीछे देखोगे तो आपको सही नजर आए। आपने यहाँ पे क्या करना है कि जहां पे आपके पास ये इमेज आपको दिख रही है दोनों पिन्स, वहां पे आपने 2 पिन्स और प्लेस कर। मैं परफेक्शन के लिए अभी एक छोटा सा काम कर लेता हूं, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। तो आपने 2 पिन उसकी लाइन में प्लेस कर देनी है, वो पिन कहीं भी प्लेस करो, थोड़ा दूर करो तो बेहतर है, लेकिन उसी लाइन ऑफ इमेज के अंदर जहां आपको मिरर में दोनों पिन एक साथ दिखेंगे वहां आपने 2 पिन और लगाए। पिन लगाने का मकसद सिर्फ एक, आपको 2 पॉइंट्स मार्क करने थे पेपर के ऊपर, जिसको पिन के हटाने के बाद आप ज्वाइन कर सको और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे शो कर सको। इसका सिर्फ ये मकसद और कुछ नहीं। पिन लगाने का सिर्फ एक मकसद था, आपके पेपर में एक होल हो जाएगा उस जगह पे, और वो होल आपको लोकेट करने में हेल्प करेगा कि आपके पास जो लाइट रे आ रही है वो कहां से आ रही थी और रिफ्लेक्ट होकर कहां जा रही है। ये आपके पास आपका मेजर पर्पस। अब आपने सारा एप्रेंटिस अपना डिसअसेंबल कर, मतलब हमने क्या किया, पोजीशन ऑफ मिरर मार्क करने के बाद पिन 1 और पिन 2 को प्लेस किया और फिर इमेज की लाइन में पिन 3 और पिन 4 प्लेस किया, और आखिर में जब आपने जब ये मार्क कर ली
So you remove all the pins और मिरर। फिर क्या करते हो आप जो डॉट्स हैं पिन 1 और पिन 2 को ज्वाइन करते हो, पिन 3 और पिन 4 की लोकेशन को ज्वाइन करते हो यूजिंग अ लाइन। और जब आप ये सब चीजें कर देते हो अब आपके लिए एंगल मेजर करना आसान, क्योंकि लास्ट में व्हाट यू गोना डू, यू गोना प्लेस अ प्रोट्रैक्टर, you're gonna place a protractor, you're gonna draw normal at 90 degrees और ये एंगल्स मेजर कर। तो आपका लास्ट काम ये है भाई, इसको डी मत लिख के आना, प्लेस प्रोट्रैक्टर at intersection of lines, you draw normal and measure, एंगल आए ना, आपने काम ऐसे कर। अब ये जो चीज हमने यहाँ की है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, यही चीज मैं आपको एक वीडियो के तौर पे भी दिखा ताकि आपको अंदाजा हो कि ये काम हो कैसा रहा। I think we should explore a few solutions. Grammarly's suggestions catch when your tone might undermine your message, and it offers suggestions to make you sound more confident. Let's explore a few solutions. अब go through this experimental procedure we are looking at the reflection of light in a plane mirror. We start by drawing a straight line using a ruler. We then place the piece of paper. The links are mentioned in the PDF. तो जब आप लोगों का PDF आएगा तो आप लोग दोबारा भी इसे देख सकते हैं। The mirror will be placed along the line, but remember reflection occurs at the back of the glass of the mirror. Therefore, we place the back of the mirror on the line. Next, we draw a normal using a protractor to ensure that we have 90 degrees. अपनी टेक्निक के हिसाब से थोड़ा सा किया, लेकिन it's actually a good way, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, तो मैं चाहूंगा कि देख लो। ये खुद एंगल मार्क करके उसे प्लेस कर रहा है। हमने जनरल किया था, ये एंगल मार्क करके प्लेस। Measure using a protractor. Draw a long line. It's a good idea to indicate the angle. You'll be drawing several lines on your piece of paper. Next, we insert pins. The optical pins need to be inserted vertically. I'm putting one quite close to the mirror. I'm putting the other one about as far away as I can whilst still on the paper. Okay, placing the mirror neatly along the line. Remember the back of the glass actually on the line. Now you'll need to get down, bend your body so that your eye is at the same level as the pins. If you move your head, you'll see the reflections quite clearly in the mirror. You move your head from side to side, you will see the two reflections. And if you get your eye in exactly the right position, you'll be able to hide one pin behind the other so that you can only see one reflected pin. Okay, one more time. You move your head until you're in a position that you can only see one reflected pin. You then need to take a third front of the two reflections, and you'll now notice you can only see the third pin. The two reflections are hidden behind the third pin. One more time.
with a fourth pin, and now you can only see the fourth pin. If you move your head slightly, all 4 pins and images will be apparent. Remove the pins. Okay, indicate the pinholes of the reflected light. The final key to measure the angle of the reflected light ray. Remember to always measure from the normal. अच्छा, अब जरा रे बॉक्स वाला भी देख लेते हैं. पता है क्यों? Why I believe gaming is magical? लोग जो भी समझें, यहाँ सब रियल है. हाँ, जिन कैरेक्टर्स के साथ हम खेलते हैं. In this lesson, we're going to use a light box to have a look at the law of reflection. The light box shines light out of both sides, but This we're is a going ray to box. use the Generally, side we that use produces that for, nice, like, performing clean, straight experiments. beams. The kit These comes with a splits आप quadruple जितने ray चाहो जैसे forming चाहो plate, बना सकते. a triple ray forming plate, a fat single ray forming plate, or a thin single ray forming plate, which is the one we'll be using in this prac. The other side of the light box that has the mirrors is useful for studying color. You can mix, for example, red light with blue light or green light with red light, but we're not going to use the mirror side in this lesson. The aim of this practical exercise is to find out how a light beam's angle of incidence compares I want to show you guys something. with its angle of reflection. To do the light यहाँ अगर आप देखो to तो record the path of the light rays, and then उसने लाइट रे जो रे बॉक्स से आ रही थी वो आपके मिरर पे स्ट्राइक हुई है और रिफ्लेक्ट. अभी जो लाइट रे का ट्रैक है, ये ट्रैक हमें विजिबली नजर आ रहा है. इट्स वेरी इजी फॉर अस टू फिगर आउट कि लाइट रे कहां से ट्रैवल कर रही थी और कहां से रिफ्लेक्ट होके वापस. तो उसने क्या किया, ही जस्ट मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन द इंसिडेंट रे एंड मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन द रिफ्लेक्टेड. 2 points on the incident ray and 2 points on the reflected ray उसने हमें मार्क किया. And this basically helped him to realize कि आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आपकी जो है वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जा रही. वहां we did this using a pin. तो यहाँ पे हमने पिन के बगैर देखा, हमारे पास सिर्फ रे की डायरेक्शन थी, ऑलरेडी लाइट नजर आ रही है तो टेंशन नहीं. इसलिए रे बॉक्स पर एक्सपेरिमेंट ज्यादा आसान. तो जब आपको किसी को समझाना होता है कि आप रे बॉक्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे, तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप पूरा एक्सपेरिमेंट वही बताओ कि भाई यू प्लेस अ पेन, यू प्लेस अ मिरर, यू प्लेस अ रे बॉक्स. जो लाइट रे इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होकर जा रही होती है, ऑल यू हैव टू सजेस्ट इज मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द इंसिडेंट रे एंड 2 पॉइंट्स ऑन द रिफ्लेक्टेड. आप एज इट इज लिख सकते, क्योंकि द रीडर द एग्जामिनर वुड नो कि हाँ, व्हेन अ रे बॉक्स इज यूज्ड, लाइट रेज लिटरली आर सीइंग ट्रैवलिंग. तो यहां से तुम्हारे पास आंसर की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए. These are the 2 basic ways जो हम अडॉप्ट करते हैं when we are calculating the experiment for the light. मैंने कुछ और वीडियोस भी इसमें इंक्लूड की हुई हैं, बट बिफोर गोइंग टू दोस वीडियोस मैं चाहूंगा कि अब मैं इसके जरा क्वेश्चंस डील कर लूं आपसे. पहले ये क्वेश्चन कर कि भाई जनरल प्रैक्टिकल का सवाल वो कैसे पूछ सकता है. देखो इसके अंदर वो कहता है फिगर 2.1 shows a ray of light incident on a plane mirror.
Figure 2.1 draw on figure 2.1 draw the normal at the point where the ray strikes them. जहां पे ये रे मिरर पे स्ट्राइक करी वहां आप नॉर्मल ड्रॉ. अब देखिए यू गाइस विल बी हैंडलिंग अ प्रोट्रैक्टर विद. से आपके पास प्रोट्रैक्टर होगा, आपने क्या करना है, यू टू लिटरली प्लेस योर प्रोट्रैक्टर ओवर हियर. जहां पे आपके पास ये आ रहा होगा सेंटर आप मैच करवाओगे 90 डिग्री के ऊपर. यू आर सपोज टू ड्रॉ लाइन. मैं जनरली बना देता हूं इसको, लेकिन पेपर में जब आप करोगे यू आर सपोज टू यूज अ प्रोट्रैक्टर फॉर दिस. तो भाई आई बिलीव कि ये मेरे पास जो है वो 90 डिग्री है. हाँ लग भी रहा है. अच्छा, कीप द लाइन डॉटेड. ठीक है, क्योंकि योर नॉर्मल इज एक्चुअली एन इमेजिनरी लाइन. See, keep your line dotted over. Then जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे आप अपने स्टेप बाय स्टेप चीजें करते जाओ. Measure the angle of incidence. ठीक है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपको याद हो, the angle between the normal and the incident. See, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान का एंगल होता है. तो मतलब we are talking about this. इसको मेजर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू प्लेस योर प्रोट्रैक्टर इन दिस मैनर. You place your protractor in this manner and then you measure the angle. It's way better बगैर प्रोट्रैक्टर के नॉर्मल बनाओगे तो तुक्के में बनाओगे, शायद सारा इशू ये होगा फिर. इसीलिए इट्स बेटर कि आप जो है वो प्रोट्रैक्टर के साथ नॉर्मल बनाइए और इसी के थ्रू आप उसका एंगल मेजर करने का काम कर सकते. अच्छा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी आ रहा होगा यू कैन एक्चुअली मेजर दैट एंड मेंशन द वैल्यू ओवर हियर. सही, जो भी आपकी वैल्यू होगी आप यहाँ पे उसको मेंशन करो. A student investigates the effect on the reflected ray when the plane mirror is rotated. Pins P1 and P2 are placed on the incident ray as shown. दिखा दिया गया भाई. The mirror is originally in position A. Pins P3 and P4 are placed on the reflected ray. On figure 2.2 draw other reflected ray from the mirror in position. सब reflected ray draw करने को बहुत आसान सी चीज है. उसने आपको पॉइंट्स मार्क करके दे दिए, आपको बस एक लाइन खींचनी. और क्योंकि आप रे बना रहे हो तो रे में एरो लाजमी हो. सही है, रे में एरो होना जरूरी. बगैर एरो की लाइन मत बनाना, वो रे शो नहीं होती. फिर इसी तरह बोलता है mirror is then rotated through 20 degrees to position B. P5 and P6 are placed on the new reflected ray. Draw a reflected ray on position B. कुछ भी नहीं करना, आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है. आप सेंटर से पास होती हुई जानी चाहिए लाइन. एरो बना दिया मैंने इस पे. बोलते मेजर द एंगल वाई बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड. चलो मेजर कीजिए एंगल वाई बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड. अब आप अगर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस के दरमियान का एंगल मेजर करेंगे, इट इज गोना बी दिस वन. अच्छा, ये एंगल आप कैसे निकाल सकते हो, आप चाहो ऐसे अपना प्रोट्रैक्टर प्लेस कर लो तो आपको दोनों रेस के दरमियान का जो एंगल है वो मिल जाए. आप इस तरह से अपना प्रोट्रैक्टर प्लेस कर लो, ये 0 पे 1 को मैच करवा दो कि भाई 30 डिग्रीज 20 डिग्रीज 19 डिग्रीज जो व्हाट्सएप व्हाटएवर आंसर इज, आप यहां से मेजर करो. तो ये भी आप प्रोट्रैक्टर से मेजर करके अपने आंसर यहाँ कोट कर सकते. फिर बोलता है भाई कि इट इज सजेस्टेड दैट y equals cz where c is a constant, z is the angle between the mirror position A and position B. y जो है वो cz के बराबर है और z क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन मिरर पोजीशन A एंड मिरर पोजीशन B. मतलब z जो है आपका आसान अल्फाज में बोलूं वो 20 डिग्रीज. मिरर के जो पोजीशंस में हमने शिफ्टिंग की थी उसका एंगल बता, इसकी बात हो. ठीक है, तो भाई आपके पास ये एंगल जो है ये 20 डिग्रीज था.
आपने Z रखा 20 डिग्रीज, Y जो आपने पीछे पार्ट से आया था वो आप यहाँ प्लेस कर दोगे और यहां से आप C की वैल्यू डिटरमिन। Well, then describe how to extend the experiment to check that the relationship in 4 is correct. अब इस सवाल की गहराई को समझो। How can you extend your experiment to check whether the relationship is correct? देखो ये y equals cz, मैंने हमेशा आपको एक बात बोली, जब भी कभी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है, you never go for the experiment for just once, कि भाई एक बार आपने रीडिंग ले ली, खत्म, जान छूट गई और उसके बाद आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप मल्टीपल टाइम्स रीडिंग्स लेते हो, उसका एवरेज लेते हो। यही सजेशन वो यहां मांग रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सटेंड करूं कि मेरा आंसर इंप्रूव हो जाए। तो मैं उससे ये बोल सकता हूं सजेशन में कि भाई रिपीट द एक्सपेरिमेंट at different values of Z and determine corresponding values of Y. This is where you get your first. क्या आपने बोला भाई एक्सपेरिमेंट में Z की वैल्यूज को चेंज कर करके Y की नई वैल्यूज को आप डिटरमिन कर लो। अगली बात आप क्या बताते हो? अब आप ये दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं। यू कैन आइदर से फाइंड द वैल्यूज ऑफ C एंड टेक एवरेज, आप ये कह सकते हो भाई C की वैल्यूज निकालें, आपने 5 दफा एक्सपेरिमेंट किया होगा, 5 वैल्यूज आई होंगी C, आप 5 वैल्यूज निकालें, उसका एवरेज ले लो। एक आपकी सजेशन ये है। अगली सजेशन आपकी क्या है? अगली सजेशन आप ये दे सकते हो कि आप ग्राफ प्लॉट कर दें। क्या भाई प्लॉट Y अगेंस्ट Z, या कह लो कि Y on Y axis against Z on X axis, and find gradient of graph. उस ग्राफ के ग्रेडियंट से भी आपको सी मिलेगा। कैसे? If you compare this equation with Y equals mx plus C, if you're plotting a small y on your y-axis and you're plotting Z on the x-axis, the gradient is equal to C. तो आप दोनों तरीकों से अपना जवाब बता सकते हैं। अब ये भी बोल सकते थे कि भाई आप मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट करके एवरेज ले लो। आप ये भी कह सकते थे कि ठीक है भाई अगर एवरेज की तरफ नहीं जाना चाह रहे तो ग्राफ प्लॉट कर दो। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है भाई, टेबल मत बनाने बैठ जाना। ये आप उसको सिर्फ सजेशन दोगे, यू आर नॉट सपोज्ड टू ड्रॉ अ टेबल। अगर आप यू आर गुड विद दैट तो बना लेना भाई। स्केल से अगर आप बना सकते हो नॉर्मल सही तरीके से तो मुझे कोई मजाका नहीं, मार्क्स आपके ही हैं। अगर नॉर्मल सही नहीं निकला तो आगे के एंगल्स भी जाएंगे फिर तो काम से आप। इसी तरह ये सवाल देख लेते हैं कि भाई रे फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स XY is allowed to pass through a circular hole in a piece of card and illuminate part of a screen. Apparatus is shown. एक लाइट सोर्स है XY जितनी लंबी, एक कार्ड के होल में से लाइट पास करी जा रही है। Carefully draw the paths of rays to show the part of the screen illuminated by X. Use the labels X1 and X2 to show the part of the screen. अच्छा, अब यहां पे आपके पास पॉइंट X से निकलती हुई लाइट रेज जो आपकी स्क्रीन को रोशन करेंगी वो ड्रॉ कर देंगे।
देखो बेटा पॉइंट एक्स से निकलती भी लाइट रेज जो होल से गुजर रही होगी एक ही होगी, और एक लाइट रे ये होगी जो आपके होल से गुजर रही होगी। दोनों कहां से आ रहे हैं? पॉइंट एक्स से आ रहे हैं। और इसको आप लेबल कर सकते हो भाई, ये इस रीजन को x1 एंड x2, या आपने x1 x2 से लेबल कर। फिर केयरफुली ड्रॉ द पाथ ऑफ द रेज टू शो द पार्ट ऑफ द स्क्रीन इल्यूमिनेटेड बाय पॉइंट y। अब बोले भाई पॉइंट y ने जिस जगह को रोशन किया वो बना के दे। Yes, you use pencil for every diagram you work. Diagrams pencil से बनती हैं। एक आपके पास ये आ गई लाइट रे जो y से गुजर रही होगी, y से निकली होगी लाइट रे जिसने इल्यूमिनेट किया होगा। और एक ये आ रहा है, इसको भी आप कह सकते हो भाई y1 एंड y2। ये कुछ लाइट रेज x से आ रही है जो एक्सट्रीम्स थे उसकी, और कुछ y से आ रही थी जो एक्सट्रीम्स थी। ये ब्राइटेस्ट रीजन होगा, ये थोड़े से शेडेड रीजन। Measure and record the diameter of the area of that part of the screen illuminated by all of the source x। पूरे xy ने जितना एरिया रोशन कर दिया उस पूरे का डायमीटर। तो भाई पूरे xy ने जितना एरिया रोशन किया वो तो ये था। तो आपने क्या करना है, स्केल रख के इसकी लेंथ मेजर कर ली और उस लेंथ को आपने यहाँ पे पुट कर देना। जनरल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, दैट्स इट। अब इसी तरह से मैं एक एक्सपेरिमेंट कराता हूं आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे जाने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंटल इंप्रूवमेंट से बात अगर हो जाए तो अच्छा हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जहनों में कुछ तरीके हों ऐसे जो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स को देने के लिए। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप चाहते हो कि यार मैं अपना एरर मतलब कम से कम करूं, इंप्रूव करूं अपनी एक्यूरेसी को, कोई रास्ता ऐसा जो मैं अडॉप्ट कर सकूं, तो ऐसे काम के लिए कुछ पॉइंटर्स है जो मैं चाहूंगा आपके जहन। भले वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एक्सपेरिमेंट हो या रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन का हो, वो कुछ टेक्निक्स है जो मैं चाहूंगा कि आपके पास आ जाए और आप उसको यूज कर सकें। जैसे यहाँ पे रिपीट और एवरेज सदाबहार चलता है आपके पास। यहाँ परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन डार्क एंड रूम टू अवॉइड एक्सपोजर ऑफ लाइट। ये तब होता है जब आप रे बॉक्स यूज करते हो। जब आप रे बॉक्स यूज करते हो तो आप एक सजेशन देते हो कि भाई डू नॉट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन अ ब्राइट एंड डिम लाइट हो, सही है, ताकि आपको अपनी लाइट रे का ट्रैक पता चल सके क्लियरली, वरना ट्रैक चेंज नहीं होगा लाइट रे का तुम्हें सही से। फिर अगर आप रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हो, ग्लास ब्लॉक यूज कर रहे हो, ग्लास ब्लॉक को एक जगह पे फिक्स कर दो, बार बार डिस्प्लेस ना हो, उसकी बाउंड्री बना दो। अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए आप ग्लास ब्लॉक यूज करोगे कोई सेमी सर्कुलर होगा, कोई रेक्टेंगुलर होगा, लेकिन अगर आपने उसको आउटलाइन नहीं किया हुआ, उसको एक जगह फिक्स नहीं किया हुआ, आप गए काम से। रे बॉक्स का भी हमने एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें लाइट इमिट हो रही थी एक ब्लैक कलर के बॉक्स में से। हाँ मेरे बच्चे, इट वाज नेसेसरी टू पास थ्रू द सेम एजेस। अच्छा, ये आपके पास पिन वाला एक्सपेरिमेंट चल रही है। मेक श्योर द पिन्स आर वर्टिकल।
देखो अगर पिंस टेढ़ी होंगी ना, तो तुम कितना भी इनको ऑब्जर्व कर लो, ये बिल्कुल एक दूसरे के पीछे नजर नहीं है। आपको पिंस वर्टिकल लगानी, ताकि you can actually observe them one behind another. Pins are inclined like this. आप जजमेंट नहीं कर सकते हो। You have to make sure that the pins are vertical over. बिल्कुल सीधी लगी हुई, ये जरूरी है। लेंथ वगैरह मेजर करते हुए पैरेलैक्स एरर यूज कर सकते हो। ये है वो जो समझ लो ज्यादा इंपॉर्टेंट। पिन के बॉटम को यूज करना ऑब्जर्व करने के लिए कि आपके पास एक दूसरे के पीछे आ गए ये पिन है, क्योंकि हेड थोड़ा बहुत इंक्लाइन फिर भी हो सकता है। बॉटम्स अगर मैच कर रहे हैं, अगर बॉटम्स एक दूसरे के पीछे हाइड हो गए पिन, जो अभी आप रे बॉक्स बोल रहा हूँ, पिन वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इफ द बॉटम्स आर सीन वन बिहाइंड अनदर, इसका मतलब ठीक है। फिर थोड़ा बहुत अगर एंगल आगे पीछे हुआ भी होगा तो भी गुजारा हो सकता है, लेकिन स्मॉल वेरिएशन इज अलाउड। ये नहीं कि भरपूर वेरिएशन चल रही, ऐसा भी नहीं करना। And then you use a sharp pencil to draw lines. ये literally suggestion है। Thick pencils, blunt pencils, बड़े dots ये कभी प्रेफर्ड नहीं होता। सही एग्जामिनर प्रेफर करता है क्रॉस, छोटा डॉट, सही शार्प एंड थिन लाइंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन कराते हैं हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ताकि आपको अंदाजा हो क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। क्वेश्चन ही कहता है कि भाई एन एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट टू इन्वेस्टिगेट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास। Figure 3.1 shows the rectangular glass block. A ray of light is incident at P at an angle of incidence of 40 degrees. Angle of refraction in the block is 24. On figure 3.1, draw lines to represent the normal and the refracted. ठीक है भाई, आप नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे इस पे ड्रॉ कीजिए। कहाँ है भाई फिगर? ये रही फिगर। आपको इंसिडेंट रे बना के दे दी। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए अगेन आई वुड सजेस्ट यू टू यूज अ प्रोट्रैक्टर। डोंट बी ओवर एफिशिएंट कि नहीं भाई मैं स्केल से सीधा बना दूंगा, गलती हो सकती है, हम इतने अच्छे नहीं हैं। तो भाई आई एम गोना ड्रॉ नॉर्मल। And I'll keep this dotted. सही, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, मैंने डॉटेड। अब प्रोट्रैक्टर से बनाना हमेशा, ठीक है, कि भाई यहाँ पे आपने डी रखा, 90 डिग्री पे आपने एक मार्क पॉइंट लगाया और फिर लाइन खींचा। नेक्स्ट अप उसने बोला था नॉर्मल के बाद रिफ्रैक्टेड रे बनाओ, 24 डिग्रीज की रिफ्रैक्टेड रे बनानी। अब I don't have a protractor, but I know 24 degrees is gonna be somewhat like this. See, मैंने इसको मार्क भी कर दिया 24 डिग्रीज। कैसे बनाया होगा 24? मैंने प्रोट्रैक्टर प्लेस किया होगा ऐसे, ये 0 डिग्री होगा, 24 पे एक मार्क लगाया और यहां से लाइन खींच दी 24 डिग्री। फिर बोलता द लोअर फेस ऑफ द ब्लॉक इज लेबल्ड एक्स। नीचे वाले फेस को एक्स वाई बोला गया। Yes, it's necessary to draw normal with a dotted line मेरे पास। On figure 3.1, continue the normal to meet xy and continue the line of the refracted ray to meet xy। मतलब नॉर्मल को भी एक्सटेंड करें और ये लाइन में, ठीक है भाई, कर देते। नॉर्मल भी एक्सटेंड कर दिया मैंने, और रे तो मैंने एक्सटेंड ऑलरेडी की। वो ये कहते हैं कि जहां पे नॉर्मल आके मीट कर रहा है उसको ए से लेबल करें, और जहां एक्स वाई आके मीट कर रहा है उसे बी से लेबल, ए एंड बी।
फिर बोलता है मेजर द लेंथ ए बी एंड पी, लेंथ निकाल लीजिए भाई आप ए बी एंड पी बी। अब मेजर कर लोगे लेंथ सेंटीमीटर्स में आ रही होगी आप। ए बी इज दिस and PB is this. स्केल रख के आपने मेजर करना है। अब देखो क्वेश्चन आपको खुद ब खुद लेके चल। फिर बोलता है ऑन द फिगर कंटिन्यू द लाइन ऑफ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को कंटिन्यू करना until it meets XY, लेवल इट C। अच्छा भाई, इंसिडेंट रे की लाइन ये आ रही थी, आप इसे एक्सटेंड करें जब तक ये जाके आपके पास यहां ना मिले। मैं यहां से इसको मिटा देता हूं क्योंकि उसने मुझे एक्सटेंड करने को बोला था, तो मैंने उसे भी एक्सटेंड कर दिया और इस जगह को मैंने C बोल दिया। तो मेरे पास एक ये भी लाइट रे आ, फिर बोलता है AC और PC मेजर कर, उसकी भी लेंथ आप निकाल लोगे स्केल से, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। फिर बोलता है थियरी सजेस्ट दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ग्लास इज गिवन बाय दिस रेशियो। एक थियरी के मुताबिक ये आपके पास रेशियो बताइए। अच्छा, मैंने इस वाली लाइन पे एरो नहीं डाला, उसकी वजह है ये लाइट रे रियलिटी में यहां नहीं गई, ये उसने मुझे बस बोला था कि आप इस लाइन को एक्सटेंड करो, और ये एरो यहाँ पे उसको ऑलरेडी डाला। इस पे मुझे एरो इसलिए डालना पड़ा क्योंकि लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर बाकायदा यहाँ जा रही थी। इट वाज एक्चुअली अ ट्रू लाइट रे। ये तो बस एग्जामिनर ने क्वेश्चन की सोल्यूशन के लिए इसमें बोला कि भाई आप इसको एक्सटेंड, तो मैंने एक्सटेंड किया, इसलिए मैंने यहाँ एरो डालने की जहमत। गिव योर आंसर टू अ सूटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो सूटेबल की इसने बात कही, सूटेबल में बात ये आती है कि आप जितनी मेजरमेंट्स लोगे लेंथ्स की ए बी और कह लो कि पी बी वगैरह जो भी आ रही होगी, दे विल बी इन सेंटीमीटर्स। और कैसी होगी, जैसे ए बी हो सकता है भाई 4.8 सेंटीमीटर्स, मैं एक रैंडम सा नंबर दे रहा हूँ। पी बी हो सकता है भाई 7.2 सेंटीमीटर्स। यू सी द क्वेश्चंस आर इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेटा 2SF में चल रहा है, तो व्हाटएवर यू डू आप यहां पे भी अपना आंसर दोगे। चूज सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्यों भाई, आपका डेटा वाज इनटू सिग्निफिकेंट। अब डाल देंगे तो एग्जामिनर इतना जालिम तो नहीं है, ज्यादा मार्क्स तो नहीं काटेगा, लेकिन मशवरा है ना डालिए। बोलता हूं फिगर 3.1 ड्रॉ लाइन टू रिप्रेजेंट द रे ऑफ लाइट दैट इमर्जेस फ्रॉम द, जो ब्लॉक से इमर्ज हो रही है वो लाइट रे। अच्छा भाई देखो, जो इमर्ज हो रही है अगर वो लाइट रे बनानी है, आपको पता है 40 डिग्री पे लाइट रे आई थी, इमर्ज भी 40 डिग्री पे ही होगी। और वो क्यों 40 डिग्री पे होगी, क्योंकि आपको पता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था यहाँ, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 24 था, वही इस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस बन चुका होगा। तो ये 40 से ही लाइट बाहर निकलेगी। लाइट 40 से एंटर हुई थी, 24 पे बेंड हो गई, अब 24 से टकरा रही तो 40 पे इमर्ज हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम चलती। अगर लाइट 40 डिग्री से एंटर हुई थी और 24 डिग्री पे बेंड होके आ गई है, तो जब ये 24 डिग्री से टकराएगी तो ये 40 डिग्री पे ही बाहर आएगी। और मैं इसको यहाँ पे इसके पैरेलल ड्रॉ कर दूंगा। और मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, उसके लिए आई नीड वन थिंग। दो रास्ते में से एक जुगाड़ है, थोड़ी सी जुगाड़ ये है कि भाई यू नो द एंगल फ्रॉम द सरफेस इज 60 ना, ओ अपना 50, मुझे पता है सरफेस एंगल 50 है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रखा प्रोट्रैक्टर, सरफेस एंगल नापा 50 डिग्री और खींच दिया। क्योंकि जैसे ही मैं सरफेस से 50 डिग्री पे लाइन खींचूंगा, वो नॉर्मल से ऑटोमेटिकली 40 डिग्री पे हो, मुझे नॉर्मल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और मेरे पास यहाँ पे इमर्जेंट, और उसने मुझे बोला भी नहीं था कि आप नॉर्मल ड्रॉ, ऐसा नहीं कि मेरे कोई मार्क डिडक्ट हो जाएंगे यहाँ पे ऐसा करने से। मैं सिंपल इसको यहाँ ऐसे ड्रॉ कर सकता। तो मैं एक काम कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए,
copy this line from here. ये मेरे पास इमेजिन ट्रे आ गई. आप चाहें अपनी कह लो कि बका के लिए आप यहाँ पे एक नॉर्मल बना दें कि भाई आप एग्जामिनर को गुंजाइश ही नहीं देना चाह रहे कि भाई कि मेरा मार्क कट. तब चाहें तो नॉर्मल बना दे, वरना इसकी कोई ऐसा जरूरत नहीं. इस तरह से देखो एग्जामिनर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर लेके गए. How would we get to know where we have rho, y and x ray? कैफ थोड़ा सा स्पेसिफाई करो, ये सवाल कब का था? हाउ टू मेजर विद प्रोट्रैक्टर एट नॉर्मल. ये बात बताया तो यू प्लेस योर प्रोट्रैक्टर्स लाइन विद द नॉर्मल ताकि एंगल जीरो से वहीं से मेजर कर सको. मतलब यू प्लेस योर प्रोट्रैक्टर लाइक दिस ताकि ये 0 डिग्री हो और जो भी एंगल तुम यहाँ मेजर कर रहे हो वही नॉर्मल से एंगल हो उस चीज का. अगर एरो डाल दे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा. हाउ डज 40 डिग्री कम? He gave you the angle of incidence. He told you the angle of incidence was 40 degrees. यहां से इसलिए मुझे पता था कि अगर यहाँ पे 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्रीज ही. क्वेश्चन 4 के अंदर एक्स और वाई तो देखो एक्सट्रीम्स थे ना. आप यहाँ पे तो एक्सट्रीम्स था, ये आपने बिल्कुल एक्सट्रीम देखे थे. जो लाइट एक्स से निकल रही थी वो दोनों होल से पास हुई. इस वजह से हमने दोनों रीजन्स बनाए. और उसने बोला भी यहाँ पे ये था कि भाई बाय ऑल ऑफ द सोर्स एक्स मैंने टोटल जितना एलिमिनेट किया सब बता. इस वजह से हमने फिर वहां पे पूरा एज से एज तक का डिस्टेंस देखा. एक ये सवाल करवाते तो आप पे थोड़ा सा वेव से रिलेटेड एक बार आया, उसके बाद फिर हम लेसन एंड कर देते. क्वेश्चन कहता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेजर द स्पीड ऑफ अ वेव अलोंग अ स्लिंगी स्प्रिंग. टीचर एंड अ स्टूडेंट होल्ड द एंड्स ऑफ द स्लिंगी स्प्रिंग stretched along a bench as shown. The teacher moves one end of the spring to make a wave travel along the spring. 5-meter rules are placed end to end alongside the spring. 5 मीटर रूल्स को एक के बाद एक जोड़ कर रखा. 5 students will stop or just stand together near the center of the spring to measure the time t. The 5 students record the following values of t measured in seconds. Give me 1 second, मैं जरा अपना लैपटॉप चार्ज पे. Just give me a second.
अच्छा भाई, इसको डिस्कस कर लेते हैं जनरली। तो 5 मीटर का डिस्टेंस, उसका जो टाइम ट्रैवल था वो 5 स्टूडेंट्स ने निकाला, 1.71, 6, 4, 7, 8, 7, 5 and 6. एवरेज वैल्यू निकालनी है। आई डोंट थिंक नन ऑफ यू एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट द एवरेज। अब आराम से निकाल सकते। एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड चाहिए। आंसर इन अ सूटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगेन इफ यू कैन सी, तुम्हारे पास डिस्टेंस है 5 मीटर्स का, ये 2SF में, तुम्हारा एवरेज टाइम आएगा 3SF के अंदर। यू कैन गिव योर आंसर टू 2SF और 3SF, क्योंकि डाटा आपका 2SF में भी था, 3SF में, तो 2SF में भी आंसर दे सकते हो, आप 3SF में भी आंसर दे सकते हो, बट डोंट गो बिलो और अबव दैट। सही। स्पीड निकालने का तो खैर मसला ही नहीं है, आपको पता है डिस्टेंस वन टाइम फॉर्मूला होता है, नॉट अ बिग डील। रीजनिंग पे देखो, बोलते हैं एक्सप्लेन व्हाई इन प्रैक्टिस द पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द मीटर रूल्स कॉज अ पैरेलैक्स। बच्चों की पोजीशन और मीटर रूल की वजह से पैरेलैक्स एरर क्यों आ रहा है? यू कैन सी कि भाई their line of sight is not perpendicular to the reading. See, they're standing away from the rule. आप कह सकते हो they will look at the rule at an angle. एक एंगल पे देख रहे होंगे वो, तो इस वजह से आप कह सकते हो कि there will be a parallax error. If you give out the reasonings, आप ऐसे बोलोगे students are standing away from the rule. So here students look at angle. To the rule. Explain why this parallax error causes the measured value of t to be too small. इस पैरेलैक्स एरर की वजह से आपके टाइम की वैल्यू बहुत कम क्यों है? देखो, टाइम की वैल्यू कम आने का मतलब क्या है? उनको लगेगा कि शायद जल्दी आपकी जो है वेव वो वहां पहुंच गई, उनको पता ही नहीं चलेगा कि वेव कब शुरू हुई कब पहुंची। तो आप कह सकते हो कि दे विल स्टार्ट द स्टॉप वॉच लेट, क्योंकि वो दूर खड़े हुए ना, 5 मीटर दूर है टीचर उनसे, सही, 5 मीटर दूर है उनसे, तो दे विल स्टार्ट द स्टॉप वॉच लेट और स्टॉप अर्ली as the ends of the rule are not clear. इसमें ह्यूमन रिएक्शन टाइम की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसने वैसे ही बोल दिया why this parallax error causes the measured time to be too small. इस पैरेलैक्स एरर की वजह से क्यों? तो आप बोलोगे सर वो इतनी दूर खड़े हुए थे रूल से, 5 मीटर दूर खड़े हुए थे, तो 5 मीटर का फासला अच्छा खासा होता है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि वेव वहां से कब निकली या स्टूडेंट की तरफ किस वक्त पहुंच गई। तो या तो वो जल्दी बंद कर देंगे या देर से शुरू करेंगे। जब उन्हें वेव दिखेगी तो उन्होंने स्टार्ट करना है, और जब वहां पहुंचने का उनको अंदाजा हो गया तो वो स्टॉप कर रहे होंगे। इस वजह से उनको टाइम छोटा मिले। स्टॉप देर से नहीं करेंगे, असल में उनको लगेगा कि वेव वहां पहुंच गई है, तो वो पहले ही स्टॉप वॉच बंद कर देंगे। अनेबल टू सी दैट। वो स्टार्ट देर से करेंगे या स्टॉप देर से करेंगे, इस तरह के मामला। Explain one other reason why the times recorded by the student are not all exactly the same. यहां आप बोल सकते हैं ह्यूमन रिएक्शन। ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से आपके पास आंसर में डिफरेंस है। Describe how the students should measure the time t more accurately. अच्छा भाई, स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे मोर एक्यूरेटली इस टाइम को मेजर कर सकते हैं? इसका एक तरीका ये है कि भाई आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो रीडिंग लेके उसका एवरेज लें, या फिर क्लोज खड़े हो मीटर रूल के साथ। अभी जैसे स्टूडेंट्स दूर खड़े हुए थे, सही, तो आपका मशवरा है भाई क्लोज खड़े हो मीटर रूल के, और
यहाँ पे या तो ये सिलसिला हो सकता है कि भाई जब वेव शुरू करे तो टीचर जो है वो प्रॉम्प्ट कर दे वेव स्टार्ट हो गई, और जैसी बॉय के पास वेव पहुंचे तो वो स्टूडेंट प्रॉम्प्ट कर दे भाई स्टॉप, वेव पहुंच गई, ताकि इनको पता चल सके। तो ये वाली वो चीजें हैं जिसके थ्रू आप टाइम की मेजरमेंट की एक्यूरेसी बढ़ा सकते। रिपीट एवरेज अब आ सकता है, लेकिन मामला वही है ना कि रिपीट एवरेज से मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगी, वो रिजल्ट्स एक्यूरेट होगी। आप चाह रहे हो मैं मेजर भी अच्छा ही करूं। कम डिस्टेंस की बात हो सकती है, यूज अ स्मॉलर डिस्टेंस। ये वो चीज है जिससे तुम एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते। नॉट एग्जैक्टली, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे पास पॉइंटर्स बन सके। ए लेवल्स में खैर वो इतना मसला नहीं करता, पॉइंटर्स के अंदर लिख सकते हो, लेकिन अभी नहीं, ए लेवल्स में जाते। Part C. One student suggests that the speed of a slower wave pulse can be measured more accurately. एक slower wave pulse अगर आप भेजेंगे तो वो ज़्यादा accurately हो सकता है. Suggest a method for making a wave pulse travel more slowly. तो भाई अगर आप wave pulse को थोड़ा slowly travel करवाना चाहते हो तो एक आपके पास रास्ता ये है कि आप स्प्रिंग को थोड़ा सा रिलैक्स करो। स्प्रिंग के अंदर ये होता है कि जितना स्ट्रेच हुआ होता है उतनी फास्ट वेव जाती है, रिलैक्स होता है तो स्लो जाती है। What's the difference between using a smaller distance and standing close? Smaller distance का मतलब वो जो टीचर स्टूडेंट का फासला था ना 5 मीटर का, उसको कम करो 3 मीटर, और स्टूडेंट्स खुद करीब खड़े हो एपरेटस से, ये अलग चीज है क्योंकि वो बेंच के दूसरी तरफ खड़े हुए थे जहां रूल नहीं रखा। मीटर रूल वाली साइड पे आके खड़े हो तो वो बेहतर होता। या फिर आप अपने स्प्रिंग को किसी फ्लूइड के अंदर ऑसिलेट करो, विस्कस ज्यादा होगा तो वेव थोड़ी स्लो ट्रैवल करेगी, उसमें साउंड वेव नहीं है जो फास्ट ट्रैवल कर, ठीक है, इट्स नॉट अ साउंड वेव। तो आप इस तरह की कोई सजेशंस चाहो तो दे सकते हो। तो जनरल वेव का भी एक आध मर्तबा सवाल आ जाता है, लेकिन ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि बहुत रेयर था, एक बार आया था तो मैंने चाहा कि इसकी डिस्कशन हो जाए तो बेहतर है। लेकिन जनरली लाइट और लेंसेज के क्वेश्चंस को आप देखो। सेकंड पॉइंट वाज लाइक प्रोड्यूसिंग अ वेव इन अ फ्लूइड, वाटर वगैरह के अंदर प्रोड्यूस। तो ये कुछ बातें थी, थोड़ी सी आज इसके ऊपर डिस्कशन हो गई। मैं आज का लेसन यहीं तक रखूंगा, इंशाल्लाह जैसी ये लेक्चर कंपाइल होता है I'll upload on the, you can say, the Google Drive लिंक जो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया था स्टार्टिंग के अंदर, उससे भी अपलोड करूंगा और वेबसाइट पे भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे बच्चे, इट्स 30 मार्क में, डोंट वरी अबाउट। ठीक है मेरे बच्चों, ख्याल रखना अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अब तो आई थिंक तुम लोगों को अंदाजा वैसे हो गया होगा कि एग्जामिनेशन लेनी चाहिए।